इसी साल चीन ने हमला भी किया। 27 मई 1967 को नई दिल्ली में निधन हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जन्म से लेकर मरण तक। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज पहले एपिसोड में भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की कहानी है। 15 अगस्त 1947 से साल भर पहले ही साफ हो गया था कि भारत की आज़ादी अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है। ये भी तय था कि कांग्रेस अध्यक्ष भारत के पहले और अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि 1946 के सेंट्रल असेंबली चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था और 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के बाद लगातार 6 साल मौलाना अबुल कलाम ही कांग्रेस अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रेसिडेंट के चुनाव की घोषणा हुई तो अबुल कलाम फिर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तब तक गांधी ने नेहरू के हाथ में कांग्रेस की कमान देने का मन पूरी तरह से बना दिया था। 20 अप्रैल 1946 को उन्होंने मौलाना को पत्र लिखकर कहा कि वे एक स्टेटमेंट जारी करें कि अब वह अध्यक्ष नहीं रहना चाहते हैं। गांधी ने साफ कर दिया था कि अगर इस बार मुझसे राय मांगी गई तो मैं जवाहरलाल को पसंद करूंगा। इसके कई कारण हैं, उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं। उस वक्त कांग्रेस महासचिव रहे आचार्य JB कृपलानी अपनी किताब गांधी हीज लाइफ एंड थॉट्स में लिखते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 11 दिसंबर 1945 को थी, जिसे आगे बढ़ाकर 19 अप्रैल 1946 किया गया। इसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था। पटेल के साथ थी 80% कांग्रेस कमेटियां, किसी ने नेहरू का नाम तक नहीं लिया। परंपरा के मुताबिक प्रांत की 15 कांग्रेस कमेटियां ही अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव रखती थी। इनमें से 12 कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया। किसी भी कमेटी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र तक नहीं किया। कृपलानी कहते हैं कि मैंने कमेटी के फैसले के बाद सरदार पटेल के नाम वाले प्रस्ताव का पर्चा गांधी के सामने पेश किया। गांधी जी ने इसे देखा तो नेहरू का नाम नहीं था। इसके बाद उन्होंने बिना कुछ कहे पर्चा मुझे वापस दे दिया और कृपलानी गांधी जी के साथ लंबे समय से काम कर चुके थे। वे गांधी की आंखों से समझ जाते थे कि वे क्या कहना चाहते हैं। कृपलानी ने नया प्रस्ताव तैयार कराया और इसमें पटेल के अलावा नेहरू को भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव था। इस पर सब ने दस्तखत किए। सब जानते थे कि मन से गांधी नेहरू को ही अध्यक्ष और PM देखना चाहते हैं। अब भी मैदान में सरदार पटेल थे और उनके सामने नेहरू का जीतना बेहद ही मुश्किल था। गांधी की जिद पर पटेल ने नाम वापस ले लिया और कांग्रेस महासचिव ने कृपलानी ने गांधी की मर्जी के अनुसार सरदार पटेल का नाम वापसी का एक पत्र बनाया और पटेल ने इस पत्र पर दस्तखत करने से मना कर दिया। एक तरफ से पटेल ने नेहरू का विरोध किया था। वो पत्र गांधी के पास पहुंचा तो उसमें पटेल के दस्तखत नहीं थे। उन्होंने पटेल के पास वापस वो पत्र पहुंचाया। इस बार पटेल समझ गए कि गांधी अड़ गए हैं पूरी तरह से और उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए। नेहरू को निर्विरोध कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और इस तरह आजाद भारत को पहला प्रधानमंत्री मिला। उस समय हिंदुस्तान टाइम्स के लिए काम करने वाले वरिष्ठ पत्रकार दुर्गादास अपनी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखते हैं कि मैंने गांधी जी से अंतरिम सरकार के नए PM को लेकर सरदार के बारे में बात की थी। तब गांधी जी ने कहा था कि नेहरू कभी नंबर 2 पर काम नहीं करेगा। अकेला नेहरू ही मेरे कैंप में अंग्रेज हैं। वह अंग्रेजी तौर तरीके जानता है, विदेश में पढ़ा लिखा है, उसे विदेशी मामलों की अच्छी समझ है और नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अच्छे से निपट सकता है और पटेल देश को अच्छे से चला लेगा। ये दोनों देश चलाने वाली बैलगाड़ी के 2 बैल होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से इस बारे में चर्चा भी हुई थी तो उन्होंने कहा था कि गांधी जी ने एक बार फिर से ग्लैमरस के लिए अपने भरोसेमंद लेफ्टिनेंट का बलिदान कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं कि नेहरू एक विजनरी नेता थे। जब उनके हाथ में देश आया तो सब कुछ नया था। उन्हें ही परिस्थितियां और लोगों के साथ मिलकर देश को गढ़ना था। गांधी जी जानते थे कि वल्लभ भाई पटेल बूढ़े हो चुके हैं और देश को नई उम्र का नेता चाहिए। नेहरू नई उम्र के होने के साथ साथ पढ़े लिखे भी थे। आज़ादी के बाद हम वो भारत थे जिसके नेताओं को पूरी दुनिया के साथ एक जाजम पर बैठकर अपने तौर तरीके से आगे बढ़ना था। कुछ साल बाद ही पटेल का निधन भी हो गया। इससे ये सिद्ध होता है कि गांधी जी का फैसला सही था उस टाइम। जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज से वकालत की पढ़ाई कर लौटे थे और कुछ समय इलाहाबाद में हाई कोर्ट में वकालत की, लेकिन फिर से पेशा छोड़कर गांधी जी के साथ आज़ादी की लड़ाई में कूद गए। उनके पास कोई इनकम नहीं थी। पिता मोतीलाल नेहरू हर महीने उन्हें पैसे दिया करते थे। इसी दौरान दोनों में किसी मुद्दे
को लेकर मनमुटाव हो गया। नेहरू के सामने जेब खर्च का संकट आ गया था। उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी उन दिनों कांग्रेस ऑफिस आनंद भवन में जवाहरलाल के साथ काम करते थे। फिराक गोरखपुरी ने अपने एक स्मरण में लिखा है कि एक बार गांधी जी ने नेहरू को खत लिखा था, जिसे मैंने चोरी से पढ़ लिया था। 15 सितंबर 1924 का ये पत्र जवाहरलाल नेहरू की किताब कुछ पुरानी चिट्ठियों में प्रकाशित हुआ था। इसमें गांधी जी ने जवाहरलाल को लिखा था कि मैं जानता हूं तुम इन चीज़ों का बहादुरी से मुकाबला करोगे। अभी तो पिताजी मोतीलाल चिड़े हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम या मैं उनकी झुंझलाहट बढ़ाने की जरा भी उनको मौका दे। संभव हो तो उनसे बात करो, क्या तुम्हारे लिए कुछ रुपए का बंदोबस्त करूं? तुम कुछ कमाई का काम हाथ में ले सकते हो। कुछ समाचार पत्रों के संवाददाता बनोगे या अध्यापिकी करोगे। तो नेहरू ने चर्चिल से कहा कि आपको पता है हम आपसे डरते नहीं हैं। सुभाष कश्यप ने अपनी किताब जवाहरलाल नेहरू हीज लाइफ वर्क एंड लिगेसी में ब्रिटेन के पीएम सर विंस्टन चर्चिल और नेहरू की मुलाकात के बारे में भी लिखा है। ये वो दौर था जब देश आज़ाद हो चुका था और नेहरू पीएम थे। विंस्टन चर्चिल नेहरू के आलोचक थे और आलोचक क्या एक तरफ से दुश्मन ही कह सकते थे। 1950 में दोनों पहली बार मिले थे और दिल खोलकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। चर्चिल ने गुलामी याद कराते हुए नेहरू से पूछा, तुम कितने दिन ब्रिटिश जेलों में सड़ते रहे? नेहरू ने कहा 10 साल तक। चर्चिल ने कहा तब तो तुम्हारे दिल में हमारे लिए खूब कड़वाहट होनी चाहिए, तुम्हें दिल से हमसे नफरत करनी चाहिए। तब नेहरू बोले, कोई बात नहीं, हमें हमारे लीडर गांधी जी ने 2 चीज़ें सिखाई हैं, कभी किसी से नफरत मत करो और कभी किसी से डरो मत। आपको भी पता है कि हम न आपसे डरते हैं और न ही नफरत करते हैं, कतई नहीं करते। जब नेहरू ने पीएम पद से इस्तीफा दिया तो लाल बहादुर शास्त्री की बायोग्राफी लिखने वाले सीपी श्रीवास्तव अपनी किताब अ लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि नेहरू जब दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए तो वो अपने काम से बोर हो गए थे और उन्होंने सोचा कि अब किसी और को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जाना चाहिए। 29 अप्रैल 1958 को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें नेहरू ने कहा कि वे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन के 40 साल बेमिसाल रहे हैं, मैं अब इस बोझ को नहीं उठाना चाहता हूँ। अब किसी और को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जाना चाहिए। मैं अब हिमालय जाना चाहता हूं और उन्होंने बाकायदा इसके लिए टिकट भी बुक करा लिया था। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को बताने से पहले ही इस्तीफा राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भेज भी दिया। राष्ट्रपति को नेहरू पहले ही इस्तीफे वाली बात बता चुके थे, तो कांग्रेस सांसद और लेखक शशि थरूर ने इस घटनाक्रम की पुष्टि भी की थी। एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया भी था कि नेहरू 6 महीने के लिए अपनी प्रिय जगह हिमालय जाने वाले थे, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उनके इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया, यानी खारिज कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आपको ही देश चलाना पड़ेगा। इसके बाद नेहरू ने इस्तीफा वापस ले लिया, लोगों की बात मानी, अपनों की बात मानी। तब तक इस्तीफे की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। वो आज का दौर नहीं था। नेहरू का इस्तीफा वापस लेने की खबर 2 या 3 दिन बाद दूसरे देशों में गई तो उस समय हजारों टेलीग्राम आए थे। उनमें नेहरू को इस्तीफा वापस लेने के लिए बधाई दी गई थी। चीन से मिली हार से टूट गए थे, बीमार रहने लगे। 20 नवंबर 1962 को प्रधानमंत्री नेहरू ने चीन के साथ युद्ध में भारत की हार स्वीकार की थी। युद्ध शुरू होने से पहले तक उन्हें भरोसा था कि चीन उनका दोस्त है। और जवाहरलाल नेहरू एक बायोग्राफी में सर्वपल्ली गोपाल लिखते हैं कि तत्कालीन राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने नेहरू के फैसले पर सवाल उठाए थे। एक के बाद एक सरकार और कांग्रेस नेता दबी जुबान में चीन युद्ध के लिए नेहरू को जिम्मेदार मानते थे। नेहरू गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए करीब 1 साल कश्मीर में रहना पड़ा था। वो साल भर में भले ही शारीरिक रूप से ठीक हो गए हो, लेकिन मानसिक रूप से वो पूरी तरह से टूट गए थे। वे मई 1964 को दिल्ली लौटे और 27 मई को जब बाथरूम से लौटे तो पीठ में दर्द की शिकायत की। तुरंत डॉक्टरों को बुलाया गया। इतने में वे बेहोश हो गए और 27 मई 1964 की दोपहर की 2 बजे बेहोशी की हालत में ही दिल का दौरा पड़ने से उनकी निधन हो चुका था। उसकी वसीयत में लिखा हुआ था, मेरी राख को खेतों में उड़ा देना। नेहरू ने निधन से पहले ही अपनी एक वसीयत लिख दी थी। उन्होंने साफ साफ लिख दिया था कि कोई कर्मकांड यानी 13वीं वगैरह 12वीं न की जाए।
उन्होंने लिखा था, मैं पूरी गंभीरता से ये ऐलान करना चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान न किया जाए। इस तरह के अनुष्ठान में मेरी कोई आस्था नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरा दाह संस्कार, अगर मैं विदेश में मरूं तो वहीं मेरा दाह संस्कार किया जाए, लेकिन मेरी अस्थियां इलाहाबाद लाई जाए। इनमें से मुट्ठी भर गंगा में प्रवाहित की जाए, मैं चाहता हूं, और बाकी हिस्से को आकाश में ऊंचे विमान में ले जाया जाए और वहां से उन राख को खेतों पर बिखेर दिया जाए जहां हमारे किसान मेहनत करते हैं। उनका मतलब था मिट्टी में पले बढ़े और मिट्टी में मिल जाए। आपको इस वीडियो से आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के बारे में जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें अपनों के साथ। अगला पीएम कौन था, कैसा था, अगले वीडियो में देखिए। इसलिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिए। ये सीरीज़ पूरी 1 से लेके 15 तक चलने वाली हैं। तो इन सीरीज़ के पीएम सीरीज़ के टोटल 15 वीडियो हैं, इसलिए पहला वीडियो है और आगे के किस्से और भी बहुत ही मनमोहक हैं। इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।